Let's improve English. वो यहाँ पर बैठा ही तो है, मैं जा तो रहा हूं, तुम्हारे प्लेट में खाना है तो। इन बातों को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? काफी लोग इनमें कंफ्यूज्ड होते हैं। देखिए, इनको कहने का बिल्कुल आसान तरीका है। एक तो जब हमें कहना है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस बनाने हैं, तब हमें डू या डज का यूज करना है। नहीं तो हमें हेल्पिंग वर्ब पर एम्फसाइज करना है, उसको टोन बदल कर बोलना है। जैसे कि वो खा तो रहा है वो। ही इज ईटिंग। इसमें आप कुछ अलग से ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जो इज है ना, इज पर जोर डालकर बोलेंगे। ही इज ईटिंग, खा तो रहा है वो। तुम्हारे प्लेट में खाना है तो। देयर इज समथिंग इन योर प्लेट, देयर इज फूड इन योर प्लेट, कि तुम्हारी प्लेट में खाना है तो। या ऐसे ही बोल सकते हैं, यू डू हैव फूड इन योर प्लेट, यू डू हैव फूड इन योर प्लेट, यानी आपकी प्लेट में खाना है तो। मैं जा तो रहा हूं, आई एम गोइंग, यानी बोलते वक्त एम पर ज्यादा जोर दे दो, बस आपका हिंदी वाला वो मतलब निकल गया कि मैं जा तो रहा हूं, आई एम गोइंग। और अलग से इसमें कुछ नहीं है, आप इसी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंसेस देखते हैं। मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू कुछ फ्रेजेस और वोकैबुलरी बताता हूं, जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। इसलिए इस चैनल का नाम है लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दीवार पर से कील ढीली हो गई, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द नेल ऑन द वॉल केम लूज। नेल हम नाखून को तो कहते ही हैं, और कील को भी हम नेल कहते हैं। द नेल ऑन द वॉल, यानी वॉल पर जो नेल थी, इट केम लूज, वो लूज हो गई, ढीली हो गई। LOOSE, लूज मतलब ढीला होना, ये एक एडजेक्टिव है। सो इट केम लूज, वो ढीली हो गई। अब उसे टाइट करने की जरूरत है। इसे कैसे बोलेंगे कि उसे टाइट करने की जरूरत है? हम कह सकते हैं इट नीड्स टाइटनिंग। टाइट एडजेक्टिव होता है, और टाइटन ये एक वर्ब बन गया, यानी किसी चीज को टाइट कर देना और फर्म बना देना और स्ट्रॉन्ग बना देना। दैट मीन्स टू टाइटन समथिंग, यानी किसी चीज को टाइट कर देना। सो दे नीड टाइटनिंग, नेल्स नीड टाइटनिंग, कीलों को टाइटनिंग की जरूरत है। स्क्रूज नीड टाइटनिंग, स्क्रूज को टाइटनिंग की जरूरत है। तो इस तरीके से आप टाइटन वर्ब का यूज कर सकते हैं। कई बार एक फ्रेजल वर्ब भी बना दिया जाता है, टाइटन अप, जैसे कि इस स्क्रू को टाइट कर दो, टाइटन अप दिस स्क्रू। रस्सी को टाइट कर दो, टाइटन अप द रोप। सो टाइटन अप मीन्स टू मेक समथिंग more firm, to make something strong, to make the strong connections, to tighten something up. फिर मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि inconsistent with से कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाए मुझे, इसको यूज कैसे करेंगे? inconsistent के क्या मतलब है? देखिए, when someone is inconsistent, that means you can't tell when that person is going to do something or not. That means you can't decide about the mood of that person. He is inconsistent. He does not do the work consistently, regularly. He sometimes does something and the other times stops doing that. So inconsistent. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट है अपनी स्टडीज में, यानी कि वो पढ़ता नहीं है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। और जब कोई चीजें दूसरी चीजों से इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो एग्री नहीं कर रही हैं। इफ सम थिंग्स आर इनकंसिस्टेंट विद अदर थिंग्स, दैट मीन्स दे आर नॉट एग्रीइंग, एक दूसरे से एग्री नहीं कर रही है। जैसे कि तुम्हारी जो स्टेटमेंट है वो कुछ और है, उसकी स्टेटमेंट कुछ और है, मेल नहीं खा रहा दोनों की जो आपकी बातें हैं वो मेल नहीं खा रही। योर स्टेटमेंट्स आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, योर स्टेटमेंट्स आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, यानी आप दोनों की जो स्टेटमेंट्स है वो इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे से, यानी कि वो कुछ और बात कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। जैसे कि जैसी वो दिखती है असलियत में, वो फोटो से मैच नहीं करती, फोटो में वो अलग दिखती है, असलियत में अलग दिखती है। तो बोल सकते हैं द वे शी लुक्स इज इनकंसिस्टेंट विद हर फोटोज, उसके फोटोज से इनकंसिस्टेंट है द वे शी लुक्स, जैसी वो दिखती है। सो किसी चीज का दूसरी चीज से इनकंसिस्टेंट होना, यानी कि उससे मेल ना खाना, उससे मैच ना होना। और वैसे इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलरली काम ना करना, या फिर सेम स्थिति में ना रहना, बदलते रहना, इनकंसिस्टेंट रहना। जैसे कि उसका काम इनकंसिस्टेंट है, हम बोल सकते हैं हिज वर्क इज इनकंसिस्टेंट। दैट मीन्स ही समटाइम्स वर्क एंड द अदर टाइम्स डजंट। ही डजंट वर्क कंसिस्टेंटली, ही डजंट वर्क रेगुलरली।
आप इनकंसिस्टेंट का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। कंसिस्टेंट का ही ऑपोजिट बनाने के लिए हमने इन प्रीफिक्स इसमें लगाया और ये बन गया उसका ऑपोजिट इनकंसिस्टेंट। अपने रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने त्योहार मनाया। They celebrated the festival in keeping with their tradition. In keeping with, ये फ्रेज मैं आपको बताना चाहता हूं। When you do something in keeping with something, that means किसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप कुछ करते हैं, किसी चीज के अनुरूप आप कुछ करते हैं। जैसे कि रूल्स के मुताबिक मैं उसके साथ चला गया। In keeping with the rules, I went with him. This is just an example. So in keeping with something यानी किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, in keeping with her behavior, she was sent to that school. उस स्कूल में उसको भेजा गया उसके बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए। हो सकता है उसका बिहेवियर कुछ अलग टाइप का था, उस टाइप का था जिस टाइप के लिए वो स्कूल बना हुआ है। So in keeping with her behavior, she was sent to that school. उस स्कूल में उसे भेजा गया। मैं मन ही मन में अपने ऊपर चिल्ला रहा था। कई बार हम कुछ गलती करते हैं और मन ही मन में अपने ऊपर चिल्लाते हैं। I was yelling at myself in my head. I was yelling at myself. Myself is a reflexive pronoun. Reflexive क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उल्टा आकर मुझे ही कह रहा है। I was yelling at, किस पर yell कर रहा था मैं? खुद पर ही। Myself, ये खुद पर ही आ रहा है इसलिए myself। they का themselves हो जाता है, she का herself हो जाता है। So I was yelling at myself. मैं अपने ऊपर ही yell कर रहा था। In my head. In my head यानी अंदर ही अंदर, मन ही मन में। अब हम हिंदी में तो बोलते हैं मन ही मन में, इंग्लिश में हम कहते हैं in my head। दिमाग में अपने ही अंदर घुट रहा था, अपने ऊपर चिल्ला रहा था। उसकी जुदाई बहुत दुखदाई थी, बहुत कष्टदायी थी। Her separation was excruciating. This is the verb that I want to teach you here. Excruciating. When something is excruciating, it is really painful. It gives you a lot of pain. It hurts you. So excruciating. वैसे तो आप pain के लिए भी excruciating कह सकते हैं, जैसे कि the pain in her head was excruciating. उसके सिर में जो दर्द था वो excruciating था, यानी बहुत ज्यादा था, बहुत दर्दनाक था, बहुत कष्टदायी था। लेकिन कोई स्थिति, कोई सिचुएशन भी excruciating हो सकती है, that is really unpleasant to experience. किसी चीज को experience करना बहुत unpleasant है, बहुत खराब है, बहुत खराब लग रहा है, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, बहुत कष्टदायी सिचुएशन है। सो उसको भी हम कह सकते हैं excruciating situation। जैसे कि मेरे भाई ने मुझे बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा कष्टदायी लेक्चर दे दिया। बहुत मेरे को गुस्सा आ रहा था उस पर, मुझे अच्छा नहीं लगा। My brother gave me an excruciating lecture. So now I think you have completely understood how to use this word excruciating in your sentences and sound better. Excruciating का यूज अपने sentences में जरूर करना whenever you need. और फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान रखना कि जो भी मैं आपको बताता हूं ना, ये स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। जो भी मैं आपको फ्रेजेस और वर्ड्स बताता हूं ये बहुत कॉमन है, लोग इन्हें बोलते हैं। मैं वहीं से ऑब्जर्व करता हूं कि कौन सी बातें बोली जा रही हैं, कौन से फ्रेजेस का यूज प्रचलन में है आजकल, कौन से फ्रेजेस बोले जा रहे हैं, लोग किस तरीके से बातें करते हैं। वहीं से मैं फ्रेजेस लाता हूं। कोई घिसी पिटी चीजें मैं आपको नहीं बताता बाबा आदम के जमाने की है। मैं आपको वही चीजें बताता हूं जो चलन में है, जो चल रही हैं, बोली जाती हैं। और अगर आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनमें भी आप इन वोकैबुलरी का यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस का तो नहीं। वोकैबुलरी का यूज आप जरूर वहां पर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेजेस कॉमन होते हैं स्पीकिंग में, और ये सभी चीजें आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, अपनी स्पीच में यूज कर सकते हैं। एंड इफ द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ गुड एनवायरमेंट। और एक बात और बता दो, एनवायरमेंट की बात आ गई। कुछ लोग बोलते हैं कि आई डोंट हैव द इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट, दैट्स व्हाई आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम अनएबल टू प्रैक्टिस माई स्पीकिंग स्किल्स। बट दैट्स नॉट द केस। You don't need an English environment. Instead, you need to create your own English environment. आप खुद ही अपने environment को English वाला बना सकते हैं। अपने आसपास चार्ट पेपर्स पर English के words, phrases वगैरह लिखिए और वीडियोस और ऑडियोस सुनिए English में बोलते हुए लोगों की। Environment बन गया और आपस में अपने आप से बातें कीजिए। एनवायरमेंट ऐसे बनता है। और वैसे भी अगर आप अमेरिका भी चले गए ना, तो वहाँ हमेशा आपके चारों तरफ लोग नहीं बैठे रहेंगे इंग्लिश में बात करते हुए। वहां पर आप जाओगे, अपना फ्लैट लोगे, वहां पर बैठ जाओगे। ये थोड़ी है आप हमेशा लोगों की भीड़ में घूमते रहोगे, और घूमोगे भी तो आपसे कोई बात थोड़ी कर रहा है, वो तो आपस में बातें कर रहे हैं। सो एनवायरमेंट आप खुद बना सकते हैं अपने घर में ही, अपने फोन का यूज करके, इसी टेक्निक का यूज करके, जिस टेक्निक का यूज करके आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसी तरीके से यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज है, बहुत
अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, बहुत पहुंचे हुए बहुत प्रोफेशनल टीचर्स हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, तो फिर आप वीडियोस देखिए, आपको एनवायरनमेंट जरूर मिलेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पर। आई मेक श्योर दैट आई अपलोड अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर माई व्यूअर्स एवरी डे एंड यू विल रियली कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.